नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करेंगे और आज हम बात करेंगे दोस्तों, होली का त्यौहार है और क्षेत्र की गतिविधियों के बारे में भी बात करेंगे। बादरा आसपास खबरों के बारे में बताएंगे, रूस यूक्रेन के युद्ध के अपडेट भी आपको बताएंगे, मंडी के भाव, मौसम के मिजाज के बारे में भी बताएंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों, कल 16 मार्च है और कल 16 मार्च को 12 से 14 साल के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी, कोरोना की डोज लगेगी और 12 से 14 साल के जो बच्चे हैं वो सभी दोस्तों उनके अभिभावक है वो ध्यान दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अपने क्षेत्रों में सेंटरों पर ले जाकर और सरकारी CHC अस्पताल में जाकर वहाँ डोज लगवाए। तो कुल मिला के दोस्तों ये बहुत शानदार अभियान है। बच्चों को भी वैक्सीन लगने लगी है। 15 से 18 साल के बच्चों को पहले ही वैक्सीनेट किया जा चुका है और किया जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों 60 प्लस वालों के लिए भी सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके अब सभी को प्रिकॉशन डोज, बूस्टर डोज जिसको बोलते हैं, वो लगाने के लिए वो अब स्वतंत्र है। तो इसी के साथ दोस्तों कोरोना की खबरों में इतना ही। 1 अरब 80 करोड़ से कहीं अधिक का वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों बादरा आसपास की खबरों के बारे में जिक्र करते हैं। रवि खोड़ छानीबड़ी के दोस्तों, उन्होंने एक जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन प्रेषित किया और उस ज्ञापन में दोस्तों मांग की गई छानीबड़ी के लिए कि 104 व 108 एम्बुलेंसों की सुविधाएं छानीबड़ी के अस्पताल में दी जाए ताकि क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिल सके और आसपास के गांव है और कुछ पंचायतों को भी जिनकी निर्भरता जो है वो छानी के अस्पताल पर है, तो वहाँ उन सभी लोगों को इसकी सुविधाएं मिल सके। और जो बामासा द्वारा दोस्तों गाड़ी दी गई थी वो गाड़ी पिछले 2 साल से खराब है। ऐसे में अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहा है छानीबड़ी का मुख्य चिकित्सा केंद्र। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी और जागरूकता वाली खबर है। रवि खोड़ ने जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देकर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की भी मांग की है और रात्रि चौपाल लगाने की भी मांग की है छानीबड़ी में। इसके अलावा दोस्तों राजेंद्र पूनिया ने बादरा के स्थानीय चिकित्सालय में आज राजेंद्र पूनिया जो कि पार्षद मंजू पूनिया के पति है दोस्तों, वो किसी कार्यवश अपने परिजनों को कुछ आवश्यक परामर्श हेतु जब चिकित्सालय में सुबह पहुंचे तो 9:30 करीब बजे थे और 9:30 बजे तक सुबह राजकीय चिकित्सालय में कोई स्टाफ वहां उपलब्ध नहीं था और काफ़ी हंगामा हुआ और काफ़ी संख्या में वहां मरीज भी थे। 1-2 वीडियोज भी कुछ लोगों ने बनाया और दोस्तों कुछ लोगों ने अपनी एक कागज के ऊपर दोस्तों एप्लीकेशन लिखकर उपखंड कार्यालय को ज्ञापन दिया गया और उस ज्ञापन में सीधी सीधी मांग की गई कि जो ANM है और जो कोविड सहायकों के पद है दोस्तों, उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति को जांचा जाए। दोस्तों विशेषकर उनकी उपस्थिति ही रहती है। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों राजकीय चिकित्सालय में हालात ये है कि डॉक्टर तकरीबन अपने जो क्वार्टर है बने हैं उन क्वार्टरों में रहते हैं और लोगों को क्वार्टरों में दिखाने के लिए विशेष शुल्क देना पड़ता है। और दोस्तों सरकारी अस्पताल के अंदर जो चिकित्सक है वो बहुत कम ड्यूटी देते हैं और ऐसी एक प्रकार से लापरवाही की शिकायतें जो है बराबर राजकीय चिकित्सालयों से मिलती है। तो इसके ऊपर सुधार हो और कोविड सहायक ANM आदि की उपस्थिति अनुपस्थिति की जांच के लिए उपखंड कार्यालय को ये ज्ञापन दिया गया और राजेंद्र पूनिया ने सीधा आरोप लगाया कि यहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ कोई है ही नहीं और किस प्रकार की व्यवस्था ही चल रही है ये। तो कुल मिला के दोस्तों आज बादरा थाने में शाम को 6 बजे शुरू हुई है CLG की बैठक बुलाई गई आवश्यक दिशा निर्देश देने के लिए। और दोस्तों त्योहार का समय है और त्योहार के समय में दुकानदारों को भी बुलाया गया है और इसमें विशेषकर जो है आवश्यक दिशा निर्देश पुलिस थाना द्वारा, प्रशासन द्वारा दिए जाएंगे। ये सामान्य प्रक्रिया है। तो कुल मिला के दोस्तों होली का त्यौहार आ चुका है और मिलावटी सामानों की दोस्तों इस समय भरमार है, क्योंकि जैसे ही
होली और दीपावली के ये बड़े त्योहार दोस्तों आते हैं, उस समय बड़ी संख्या में मिलावटखोर भी सक्रिय हो उठते हैं। और बड़ी संख्या में दोस्तों आजकल तो रंग गुलाल, मैं आपको साफ संदेश के माध्यम से कहना चाहूँगा कि रंग गुलाल से ही आप होली का त्यौहार खेलें। और लिक्विड जो रंग आते हैं दोस्तों, वो उनमें कुछ ऐसे रसायन मिले होते हैं जिससे आपकी स्किन खराब हो सकती है, आपको एलर्जी की भी शिकायत हो सकती है। तो विशेषज्ञ भी यही सलाह देते हैं कि रंग और गुलाल से आप होली खेलें और प्रेम भाईचारे का प्रतीक होली का त्यौहार जो है वो खुशियों के साथ मनाएं, अपने परिवार के साथ मनाएं, यार दोस्त मित्रों के साथ मनाएं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैं अगर जिक्र करूं आपको, तो इस समय दोस्तों मिलावटखोरों की चांदी है और मिलावटखोर बड़े स्तर पर सक्रिय है। और इस बार प्रशासन द्वारा भी कोई ज़्यादा मिलावटखोरों के विरुद्ध अभियान जो है वो नहीं देखा जा रहा है दोस्तों। और मिलावटखोर दोस्तों हर क्षेत्र में, हर बिजनेस में सक्रिय है। नकली घी, नकली दूध, नकली मावा, नकली मिठाइयाँ दोस्तों, नकली मसाला इत्यादि अनेकों चीज़ आपको नकली और मिलावटी मिलेगी दोस्तों। हर चीज़ में आजकल मिलावट आती है। और दोस्तों मैं तो आप सभी से गुजारिश करूँगा, निवेदन करूँगा कि जांच परख के आप जो है वो वस्तुएं खरीदें। बाजार से कोई खरीदारी करने के लिए आप जाए तो जांच परख के और सिक्का बंद चीज़ें ही आप, कंपनियों की ब्रांडेड चीज़ें ही आप खरीदें, ताकि नकलची जो है, मिलावटखोर जो है, उनसे आप बचे रहें। तो इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। दोस्तों क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां भी लगातार जारी है, सक्रिय है राजनेता। और मैं आपको बताऊं तो दोस्तों पिछले दिनों आपने देखा रामगढ़ में किसानों का आंदोलन चला था। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति का आंदोलन जो है वो लगातार 2.5 वर्षों से चल रहा है। और बीज को लेकर, यूरिया को लेकर भी किसान पिछले दिनों सड़कों पर आए थे और काफ़ी हो हल्ला हुआ था और किसानों को भारी असुविधाओं के साथ भी देखा गया। और दोस्तों मैं जिक्र करूं तो भादरा कस्बे के लोग भी, जिस प्रकार से सीवरेज का निर्माण हो रहा है, काफ़ी अच्छे खासे परेशान दिखाई दिए। और गलियों गलियों में जो रुकावटें, जो उबड़ खाबड़ जगह सड़कें खोदी गई, गड्ढे दोस्तों जो है, उससे भी काफ़ी परेशानी आमजन को हुई है। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो सारी की सारी जो शिकायतें हैं वो किसानों की नहीं, मजदूरों की, व्यापारियों की भी शिकायतें हैं दोस्तों। जिस प्रकार से कोरोना काल चल रहा है और पिछले 2-3 सालों से कोरोना काल चल रहा है दोस्तों, ये पहला होली का त्यौहार है 3 वर्षों में अगर मैं आपको कहूँ तो। रंगों की दुकानें सजी है और दोस्तों बाजार में कुछ चहल पहल देखी जा रही है। ये एक काफ़ी अच्छा और सुकून प्रदान करने वाला दृश्य है दोस्तों, क्योंकि 3 सालों से लगभग कोरोना की चपेट में पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया है। और अब जो धीरे धीरे अर्थव्यवस्थाएं सभी देशों की, राज्यों की, हमारे भादरा जैसे शहरों की पटरी पर लौट रही है व्यवस्था दोस्तों, वो चीज़ें देखकर अच्छा लगता है। और सभी व्यापारों में मंदी थी, लेकिन अब होली का त्यौहार है तो होली के त्यौहार पर आप भी आवश्यकता अनुसार खरीदारी करें और विदेशी वस्तुओं से बचें दोस्तों। देसी चीज़ों के प्रति आप अपनी उत्सुकता दिखाएं। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताऊं तो जैसा कि मैंने बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बारे में भी आपको बताया था कि 2.5 साल से आंदोलन चल रहा है और विभिन्न उनकी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन है दोस्तों। पिछले 2-3 दिन पहले गोगामेडी में बिजली विभाग को घेरा गया था। और आज दोस्तों एक अनोखा मामला सामने आया है और वो अनोखा मामला है बलवंत सैनी जो बीडीएस संस्थान के चेयरमैन हैं, उनके घर का बिजली का बिल आया दोस्तों। और वो बिजली का बिल बद्री प्रसाद सैनी पुत्र हरलाल सैनी जो कि बलवंत सैनी के पिता है दोस्तों, उनके नाम से है। और मैं आपको बताऊं तो बिल आपको बताऊंगा और उसमें किस प्रकार से बिल आया है वो आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा। मात्र 1 महीने का बिल है दोस्तों, 23,32,623 रुपये का बिल आया है। 1 महीने का बिल 23,32,623 रुपये का। और बलवंत सैनी ने ये सोशल मीडिया में भी शेयर किया है और बिजली विभाग पर सवाल भी उठाए हैं दोस्तों। कैसी व्यवस्थाएं चल रही है बिजली विभाग की, इसमें मैं आपको चार्जेस बताऊं तो 466.25 रुपये जो है
वो जमा कोड जो निगम राशि है उसके है, और इसके अलावा 36,348 रुपये जो है नगरीय उपकर है। इसके अलावा दोस्तों जल संरक्षण उपकर जो है वो है 24,232 रुपये का, और विद्युत शुल्क वर्तमान उपभोग पर जो आया दोस्तों वो है 96,928 रुपये का, इस बिल में अंकित है दोस्तों ये। और इसके अलावा जो निगम की राशि बनती है वो थी 21,74,649, और ये पूरी राशि जो है वो 23,32,623 है। और अगर इसको नियत तिथि तक जो देय तिथि है उस तक नहीं बढ़ाया गया तो दोस्तों इसमें ब्याज भी बनता है, और इसका जो ब्याज है वो मैं आपको बताऊं तो 43,502 रुपये का इसमें ब्याज बनता है, और 23,76,126 रुपये लेट फीस के साथ अगर आप जमा कराते हो तो आपको जमा कराने पड़ेंगे। दोस्तों कैसी ये बिजली विभाग की व्यवस्था है, और ये एक एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों बिजली विभाग का, अनेकों एग्जाम्पल है। बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति ने भी दोस्तों तेज मीटर जो तेज रीडिंग निकालते हैं उनकी शिकायतें की है, और ऐसी कंपनियों को दोस्तों ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है, उन पर कार्रवाई करने की मांग की है, उनको आगे से टेंडर उनके नाम नहीं छोड़ने की भी मांग की गई है। इसके अलावा जो विभिन्न तरह के ये कर सरचार्ज फ्यूल चार्ज वगैरह लगाया जाता है इन सबको खत्म करने के भी मांग की गई है, और कोरोना काल का जो बिल था दोस्तों वो माफ करने की भी मांग किसानों द्वारा की गई है। और बड़ी संख्या में दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नेत्राना क्षेत्र के किसान जो है अभी तक दोस्तों 2 साल से बिल जमा नहीं करा रहे हैं, और वो लगातार 2.5 साल से धरने पर है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। पीछे विधायक बलवान पुनिया भी जब गए थे और उन्होंने विधायक बलवान पुनिया ने कहा था कि ये बिजली के बिल तो आपको भरने पड़ेंगे, तो इस पर वहाँ विवाद भी हुआ था, कुछ युवकों के साथ विधायक की कहासुनी भी हो गई थी, और वो वीडियो भी दोस्तों वायरल हुआ था। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं क्षेत्र में चल रही है दोस्तों। तो कुल मिला के हम जिक्र करें तो पिछले रविवार को एक ऐसा वाक्य हुआ दोस्तों। जयदीप डूडी जो क्षेत्र के कांग्रेस नेता माने जाते हैं, पूर्व संसदीय सचिव है, स्वर्गीय लालचंद डूडी जो मंत्री भी रह चुके हैं और उनके पुत्र है। तो दोस्तों उन्होंने अपनी टीम को ले जाकर, किसानों की टीम को ले जाकर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिले और उनका अभिनंदन किया, उनका स्वागत किया। इनका स्वागत क्यों किया दोस्तों, आप इसे जानकर हैरान होंगे, क्योंकि बलवान पुनिया का 2-3 दिन पहले यहाँ क्षेत्र के कर्मचारियों द्वारा सम्मान किया गया, और वो सम्मान इसलिए किया गया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर जो कदम सरकार ने उठाए, बलवान पुनिया ने आवाज़ बुलंद की, उसको लेकर बलवान पुनिया का स्वागत किया गया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया गया दोस्तों इस कार्यक्रम में। तो जयदीप डूडी ने अपने किसान साथियों को ले जाकर दोस्तों, उनमें मैं आपको बताऊं कौन कौन है, तो सतपाल नेहरा देहात ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, और गंगाजल खाती सुनील गोटिया, जय सिंह पूनिया, संजीव पूनिया और सिंगाराम सिल्लू, राजेश बिजारनिया, भूप स्वामी, राजेश जाखड़, हंसराज धानिया, धन्ना राम, हवा सिंह और कसवा और राम कुमार बुकर, कृष्ण कुमार जाखड़, महेंद्र बाकर, छबीला राम बुकर, जगदीश मांझू, राजेश मोटसरा, योगेश मोहन, राम सिंह गोदारा, अशोक कलाल आदि और सुरजीत दुहारिया। इसके अलावा अनेकों और साथी भी थे दोस्तों, किसान साथी थे, उन सभी लोगों ने ज्ञापन भी दिया, धन्यवाद भी दिया अशोक गहलोत मुख्यमंत्री का, और उनका पूरा मान सम्मान किया। और इस अवसर पर जयदीप डूडे ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय लालचंद डूडी का सपना था कि जिस प्रकार से 100 करोड़ का जो नहरी क्षेत्र के लिए बजट प्रस्तावित किया गया है 14 सिंचाई से वंचित गांवों के लिए, दोस्तों उन बजट का जो प्रावधान दिया गया है 306 की डीपीआर बनी थी करोड़ की, लेकिन 100 करोड़ बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। तो उसको लेकर जयदीप डूडी ने धन्यवाद दिया कि ये मेरे पिता स्वर्गीय लालचंद डूडी का सपना था, और उस सपने को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साकार किया है, इसलिए वो बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के पात्र है। तो आपको दोस्तों इसमें नहीं लगता कि जयदीप डूडी कहीं ना कहीं तिलमिला रहे हैं, और वो तिलमिलाहट दोस्तों समझी जा सकती है, क्योंकि पीछे एक योजना में गैप
भी दिया था, जयदीप डूडी ने चुनाव नहीं लड़ा था और ये उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक भूल भादरा क्षेत्र की है दोस्तों। और भादरा की जनता जो है वो एक बड़ी भूल को दोस्तों वर्षों तक माफ नहीं कर पाती है। और मैं आपको बताऊं तो 1998 में संजीव बेनीवाल ने भी भूल की थी। ओंकार लाल जाट द्वारा जिस प्रकार से यहाँ जो जमीनों के अलॉटमेंट में बड़ी संख्या में जो गलत अलॉटमेंट किए थे, उसके बाद में दोस्तों 10 साल का गैप था और संजीव बेनीवाल को जनता ने एक प्रकार से नकार दिया था। 2013 में फिर एक बार संजीव बेनीवाल विधायक बने और उनका कार्यकाल काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया। उसके बाद में 2018 में जब चुनाव हुए तो दोस्तों बलवान पुनिया 20 वर्षों के संघर्ष को जनता ने सिर आंखों पर बिठाया और संजीव बेनीवाल मुख्य टक्कर में रहे भाजपा की टिकट पर 59,000 से अधिक वोट लेकर। और दोस्तों इस बार फिर परिस्थितियां आपके सामने हैं, उसके बारे में विस्तार से हम आगे आपको समीक्षा और विश्लेषण के द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ क्षेत्र की तमाम राजनीतिक गतिविधियों के बारे में आपको बताते रहेंगे। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से जयदीप डूडी की छटपटाहट है वो देखते ही बनती है, क्योंकि अब वो चाह रहे हैं कि मैं अपनी राजनीतिक खोई हुई जमीन को दोबारा हासिल करूं और इसको लेकर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जनसंपर्क अभियान चलाए हुए और कांग्रेस की टिकट को पुनः प्राप्त करने के लिए जोर आजमाइश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों उन लगता है उन्होंने देर कर दी है, क्योंकि नए नए नेता दोस्तों एक योजना अगर आप मिस करते हैं तो उसके बाद में भादरा नेताओं की नगरी है, यहाँ बहुत से नए नेता आ जाते हैं। और इस बार एसपी सिंह बढ़िया जो है वो नए नेता आए हैं और गांव-गांव, ढाणी-ढाणी लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं और बहुत शानदार वक्ता भी है। और दोस्तों लोगों को पसंद भी आ रही है उनकी भाषण शैली, उनकी बातें, लेकिन उनकी कुछ ठंडी राजनीति जरूर उनके मार्ग में बहुत बड़ा रोड़ा आ सकती है। क्योंकि यहाँ दोस्तों भादरा की राजनीति है वो एक प्रकार से मैं मारवाड़ी शब्द यूज करूँ तो धूम धड़ाके की राजनीति रहती है। और यहाँ दोस्तों जिस प्रकार से एसपी सिंह के भाई को ही ले लीजिए, 2003 में विधायक बने थे डॉक्टर सुरेश चौधरी, और उन्होंने धूम धड़ाके की राजनीति की थी दोस्तों। जिस प्रकार से 2000 में एक युवक द्वारा एक युवती की स्कूल में हत्या कर दी गई थी, चाकुओं से रौंद कर, गुप्ती से मारकर, और खुद भी आत्महत्या कर ली थी अपने नाड़ की नसें काट कर। तो दोस्तों उसके बाद में आंदोलन चला था एक बहुत लंबा, और उस आंदोलन के बाद में सुरेश चौधरी ने उस आंदोलन को स्वर्गीय लालचंद डूडी से हायर किया और दोस्तों उसके अंदर शिरोमणि भूमिका निभाई और उनको उनकी थाने में पिटाई भी हुई। बहुत जबरदस्त घटनाक्रम चला। और दोस्तों यहाँ जब आंदोलन के दौरान थाने के आगे पुलिस बल से जनता जब काबू में नहीं आई, नियंत्रण में नहीं आई, तो पुलिस ने गोलियां चलाई और दोस्तों असलम नाम के एक युवक की मौत भी हुई थी और उसकी हर साल बरसी भी मनाई जाती है। तो दोस्तों उसके बाद में हुए घटनाक्रम के बाद में भादरा में कर्फ्यू लगा दिया गया था अनिश्चित काल के लिए, और वो कर्फ्यू 7 दिन तक रहा और भादरा के इतिहास का ये काला दिवस है दोस्तों 2000 में। और उसके अंदर राजनीति करते हुए, मैं फिर एक शब्द वो यूज करूंगा, धूम धड़ाके की राजनीति करते हुए डॉक्टर सुरेश चौधरी युवाओं की एक फौज खड़ी करके 2003 में पुनः विधायक बने और 37,000 के करीब उन्होंने वोट लिए थे। लेकिन एसपी सिंह डॉक्टर सुरेश चौधरी की बनिस्बत बहुत शांत और जो शांत स्वभाव के हैं और बेहद शालीनता वाले नेता समझे जाते हैं। तो दोस्तों देखते हैं उनकी कितनी पार इस क्षेत्र में पड़ती है। लेकिन कांग्रेस का मुकाबला भी यहाँ टफ होने जा रहा है। बलवान पुनिया स्वयं यहाँ टिकट के दावेदार एक प्रकार से क्षेत्र की लोगों की नज़रों में बने हुए हैं। इसके अलावा भी अनेकों कांग्रेस के नेता है। बजरंग सहारण का नाम तेजी के साथ दोस्तों उभर कर आया है और वो दोस्तों बगैर विधायक रहते हुए भी काम भी करवाते जा रहे हैं लोगों का। जिस प्रकार से कृषि उपज मंडी की जो प्याऊ है अंबेडकर चौक पर, बरसों पुराना ये विवाद था और सभी नेता की नज़रों में था, लेकिन बजरंग सहारण ने इसका समाधान किया और दोस्तों वहाँ प्याऊ का अपने समर्थकों के साथ निर्माण कराया और वो प्याऊ आज भी लगातार लोगों की आंखों के सामने और कस्बे में एक प्रकार से बड़े विवाद की तरफ जाते हुए कदम अचानक रुककर समस्या का समाधान किया। और ऐसी कई समस्याओं का समाधान बजरंग सहारण ने किया है दोस्तों। ऊँटों का, पशुओं का मेला लगता है गुगामेड़ी में, हमने 2-4 दिन पहले भी आपको समीक्षा में बताया था उसका भी। और रामगढ़ में जो किसानों का आंदोलन हुआ 23 लोगों के खिलाफ
जो मुकदमे हुए दोस्तों उनमें भी बजरंग साहनी का नाम है, तो ये भी नाम तेजी के साथ चर्चा में आया है। कांग्रेस का मुकाबला भी आगे टफ होने जा रहा है और भाजपा का मुकाबला भी टफ हो सकता है दोस्तों। संजीव बेनीवाल को आप ऐसा नहीं समझिएगा कि अकेले दावेदार है, दावेदार और भी आएंगे, लेकिन टिकट के प्रबल दावेदार वर्तमान में संजीव बेनीवाल से बड़ा कोई नहीं है। ये एक कड़वा सच है भादरा क्षेत्र का और बहुत शानदार सुदृढ़ सुव्यवस्थित राजनीति के लिए जाने जाते हैं संजीव बेनीवाल और बहुत शानदार विपक्ष की भूमिका भी वर्तमान में निभा रहे हैं। और दोस्तों ऐसे नेता है संजीव बेनीवाल जो कि 12 महीने 5 साल और हरदम, जब वो दोस्तों 1993 में उन्होंने टिकट की मांग की थी, 1993 में संजीव बेनीवाल का राजनीति में पदार्पण हुआ था। उस समय डॉक्टर सुरेश चौधरी को तो कांग्रेस की टिकट मिल गई थी, लेकिन संजीव बेनीवाल को कहीं कोई संज्ञान में पार्टियों द्वारा, जनता द्वारा नहीं लिया गया था। लेकिन 1998 में वो कांग्रेस की टिकट लेने में सफल हुए और विधायक भी बने थे। तो कुल मिला के दोस्तों उनका बहुत लंबा राजनीतिक कैरियर भी रहा है और वो सारी चीज़ें समझते भी हैं, बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। और इस बार फ्रंट फुट के ऊपर संजीव बेनीवाल को सभी क्षेत्र की जनता देख भी रही है और हमें ज़्यादा उसके बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है। और आगे समय आने पर पूरी विस्तार से और लॉजिकल तरीके के साथ, तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ हम समीक्षा भी करेंगे और बलवान पूनिया के कार्यकाल की भी समीक्षा करेंगे। दोस्तों कहाँ बलवान पूनिया मार खाते जा रहे हैं, कहाँ बलवान पूनिया लोगों की, जनता की, किसानों की, मजदूरों की, व्यापारियों की नज़रों से उतरते जा रहे हैं। दोस्तों ये सब आपको विस्तार से बताएंगे और पूरा निष्पक्ष रूप से हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही और जल्दी से मैं आपको बताऊं तो रूस यूक्रेन युद्ध भी दोस्तों अब चरम की तरफ बढ़ रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और नाटो, यूरोपीय देश और यूएन ने दोस्तों अभी भी सिर्फ दर्शक बनकर देखने को मजबूर है और रूस ने पूरे यूक्रेन को तबाह कर दिया है। और बार बार जेलेंस्की, जैसा कि हम बताते हैं, किसी दोस्तों छोटे से नेता का बोध कराते हैं, क्योंकि घंटे घंटे में अपने बयान बदलते हैं और एक एक घंटे में किसी पढ़ने वाले स्कूली युवक की तरह से मोबाइल लेके सेल्फी लेते हुए दिखाई देते हैं और अपनी लोकेशन बताते हैं, कभी कुछ संदेश जनता को देते हैं, लेकिन अपनी जनता को मरवाते जा रहे हैं। दोस्तों बड़ी संख्या में यूक्रेन की जनता मर रही है युद्ध में, बिल्डिंगें तबाह हो गई है, पूरा यूक्रेन, पूरे शहर यूक्रेन के बर्बाद हो रहे हैं और 30 लाख के करीब यूक्रेन के लोग पलायन करके दूसरे देशों में जा चुके हैं। तो दोस्तों कुल मिला के ये मैं तो गलती मानूंगा सबसे बड़ी राष्ट्रपति जेलेंस्की की, जो कि अमेरिका, नाटो देशों के बकावे में आकर नाटो में शामिल होने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन रूस जिस प्रकार से ताकतवर देश है दोस्तों, अपनी सीमा पर लगने वाले किसी देश को और ऐसे देश को जो कि उसी का एक टुकड़ा था पूर्व में, उसको वो नहीं जाने दे तो नहीं जाने दे। दोस्तों मारवाड़ी में कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो दोस्तों रूस ताकतवर है, सबसे बड़ी ताकत है, परमाणु बम उनके पास है और दोस्तों न्यूक्लियर पावर में दोस्तों नंबर 1 है रूस। तो ऐसे में रूस अगर अपने पड़ोसी देश को नाटो की गोद में ना जाने दे तो ना जाने दे दोस्तों। लेकिन उस राष्ट्रपति को समझना चाहिए जिस देश की जनता मर रही है, भूखे मरने की नौबत है, दूसरे देशों में शरण ले चुकी है, उनके मकान तबाह हो चुके हैं, उनके व्यापार ठप हो चुके हैं, उनका कोई ठिकाना नहीं है वो कब लौटेंगे और उनका शेष जीवन कहाँ, किस देश में, किन परिस्थितियों में बीतेगा और उनके बच्चों का क्या हाल होगा। दोस्तों बात करते हैं वो कि यहाँ रूस की सेना जो है वो बच्चों को मार रही है। आप मरने के लिए क्यों बच्चों को छोड़ रहे हो, ये कोई जेलेंस्की से भी जाकर पूछे, कोई मीडिया पर्सन। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिका की गोद में खेल रहा है और अमेरिका की रणनीति है। और ये युद्ध यूक्रेन रूस का युद्ध नहीं है दोस्तों, ये युद्ध प्रत्यक्ष रूप से तो आपको यूक्रेन और रूस का युद्ध ही दिखाई देगा। गोला बारूद जो है वो यूक्रेन से भी उठता हुआ धुआं आपको दिखाई देगा, लेकिन असल में ये युद्ध रूस और अमेरिका जैसे पूरी दुनिया के 2 सबसे बड़े ताकतवर देशों के बीच में है। और ये एक प्रकार से मानसिक द्वंद्व है दोस्तों, एक दूसरे को नीचा दिखाने का द्वंद्व है और एक दूसरे से बड़ी शक्ति, महाशक्ति अपने आप को साबित करने वाला एक द्वंद्व है। तो दोस्तों आज की समीक्षा में इतना ही, जल्दी से आपको
हम मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में बता देते हैं। बादरा से ग्वार दोस्तों आज 5620 रुपये से बोली प्रारंभ हुई, 5791 तक चली और 5706 रुपये औसत भाव रहे। नौर में दोस्तों ग्वार 5859 रुपये और चना 4805, मूंग के भाव 6780, मोट के भाव 6794, जबकि सरसों के भाव 6601, गेहूं के भाव 2150, बाजरा के भाव 2090, जबकि आदमपुर मंडी में नरमा 9600, सरसों सिरसा मंडी में नरमा दोस्तों 10,165, जबकि कपास के भाव 7765 रुपये रहे। और संगरिया मंडी में नरमा 10,373 रहा, जबकि इलाहाबाद मंडी में नरमा 10,170, फतेहाबाद मंडी में नरमा 9880 रुपये और कपास के भाव 8500 रुपये रहे। जबकि नरमा दोस्तों बरवाड़ा में 9747 और शिवानी में 9700, आबोर में दोस्तों 10,210, पदमपुर में 10,570 सर्वाधिक भाव नरमे के हमें देखने को मिले। आज 15 मार्च है दोस्तों। मौसम का मिजाज बताए तो 11 से 22 की रफ्तार से, घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और गर्मी दोस्तों एकाएक बढ़नी शुरू हो चुकी है। बादल बिल्कुल नहीं थे, कल भी नहीं होंगे, रात्रि को भी नहीं होगा, मौसम बिल्कुल साफ होगा आज रात्रि को भी और कल को भी। लेकिन दोस्तों टेम्परेचर जो है शाम को 30 से 36 डिग्री टेम्परेचर होगा, वहीं कल मैक्सिमम टेम्परेचर आपको मैं बताऊं तो 23 से 33 सुबह होगा, 36 से 40 डिग्री टेम्परेचर दोपहर को होगा दोस्तों। इस सीजन का सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कल होगा 40 डिग्री और 31 से 37 डिग्री शाम को होगा, जबकि बादल बिल्कुल नहीं होंगे। मैंने आपको बताया 18 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चलेगी और रात्रि को भी मौसम साफ होगा, 24 से 28 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। तो ये रहे दोस्तों मौसम का मिजाज, मंडी के भाव, विश्लेषण, खबरें। आपको कैसा लगा विश्लेषण दोस्तों ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जिन किसी भी दर्शकों ने हमारा अभी तक चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, वो अभी हमारा चैनल जो है साफ संदेश, ये चैनल हमारा नहीं आपका है दोस्तों। और आपके प्रेम प्यार स्नेह दुलार के कारण ही ये नित्य नई प्रगति पर है। और हम दोस्तों आपके सामने रोजाना 7 बजे का कार्यक्रम लेकर आते हैं और बादरा सहित आसपास की खबरें आपको विस्तार से बताते हैं और आने वाले समय में इसको और भी विस्तार इसका करेंगे, इसको अच्छा स्वरूप प्रदान करेंगे। तो दोस्तों आज के शाम के 7 बजे में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।